जो अपना एसएफ वाला माइंडसेट था सर, उसको कॉर्पोरेट में कैसे यूज किया सर? उसका क्या फायदा हुआ? एक बार सिंगापुर से मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेंटर को लीड करने के लिए चेन्नई भेजा। मैं वहाँ पहुँचा। परफॉर्मेंस इश्यूज थे और वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैड डाइड ऑफ हार्ट अटैक। इस तरह की चीज़ें थी। पहले दिन अनाउंसमेंट हुआ, वापस गया होटल, बारिश होने लगी। फिर अगले दिन फ्लड वार्निंग है। तीसरे दिन तो इतना ज़्यादा बारिश हो गई कि सब जगह पानी भरने लगा। तो मैंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। मैंने कहा अगर मैं फ़ौज में होता मैं क्या करता, आगे से लीड करता। तो मैंने होटल वालों से कहा कि भाई आपके पास कौन सी सबसे बड़ी गाड़ी है? तो उन्होंने सबसे बड़ी गाड़ी मेरे को दे दी। मैं अपना लैपटॉप लेके मैं ऑफिस पहुंचा। वहाँ से फिर मैंने लोगों को कलेक्ट करना चालू किया। वहाँ पर खाना भी है, डीजल भी है, इंटरनेट भी है, सबको बुला लिया। वहीं से अपने यूएस टीम से कम्युनिकेट कर रहे थे। उनका परफॉर्मेंस एकदम से ऊपर गया। सारे जो EVPs एंड CVPs जो दे स्टार्टेड विजिटिंग, बिकॉज उनको पता लगा कि ऐसा भी कोई ऑफिस है। चाहे सर जब कारगिल में थे, हाँ। 48 केजी का आदमी 40 केजी का 40 किलो का पिट्ठू लेके। एंड ये तो सर मैंने खुद पता नहीं कितनी बार यूनिट में सुना है सर आपका नाम कि सिंगर के बारे में पता है तुम्हें? एक्स्ट्रा शो वाज ट्वाइस। हाँ, ही वॉज 2IC। तो उनका रेडियो सेट पे मैसेज आया, सिंगर गेट योर टीम बैक। और मेरे को मालूम था कि इस तरह का मैसेज कब आता है। सब कुछ वहीं से ओरिजिनेट होता है। लीडर को आगे चलना है, लीडर को वो करना है जो कि वो एक्सपेक्टेशन है ट्रुप से। बोलता साहब मैंने पिछले 3 रातों से आपकी लीड रोप लगाई है। मैं आपके साथ में चल रहा हूँ। अभी हम अटैक करने वाले हैं, आप मेरे को वापस भेज रहे हैं। मैंने कहा नहीं, आपकी फैमिली सबसे पहले आती है। आप अगर अपनी फैमिली का ही ख्याल नहीं करेंगे, आप जाइए। मैंने बालू को वहीं से वापस किया, लीड रोप चेंज किया, हमने कंटिन्यू किया। तो काफ़ी हमारे जो ट्रुप्स थे, उनका जो जज़्बा था, जो हौसला था और जो उनका सोचने का तरीका था, हर सोल्जर ने, हर ऑफिसर ने, हमने अपने-अपने घर के लिए चिट्ठियाँ लिखी थी। श्योर। और हम सोनल सर के पास छोड़ के आए थे कि अगर हम वापस नहीं आते हैं, आप भेज दीजिएगा। सोनल सर इज वीर चक्रा फ्रॉम श्रीलंका। उनको यहाँ गोली लगी थी, यहाँ से एग्जिटेड फ्रॉम हियर। उसके बाद इंटेलिजेंट हो गए। उनके he's written a book also, yeah, Okay. very well accepted. तो तो ये जो जज़्बा था, और उस समय पहली बार ऐसा हो रहा था कि पूरे देश को पता था कि क्या हो रहा है। और अगर उनके बेटे, भाई, बहन कोई हैं और उन्हें मालूम है कि वो उस एरिया में हैं, तो उन्हें मालूम है क्या हो रहा है। वो ड्राइंग रूम में बैठ के देख रहे हैं। ये वो समय है। बिल्कुल सर। तो जब हम चालू करने वाले थे, उसके पहले एक फ़ोन आया, एक सैटेलाइट फ़ोन आया हमारे पास। तो जो भी हम जा रहे थे अटैक के लिए, हमको सबको 2-2 मिनट मिले थे, क्योंकि उस समय सेल फ़ोन होते नहीं थे। पहली बार इंडिया में सैटेलाइट फ़ोन आया था। Sure. तो हम सबको 2-2 मिनट मिले थे कि किसको कॉल करना है, कॉल कर दो। तो अपने वाइफ़ को, पेरेंट्स को, किसी को भी। तो हमने सबने आपने अपना वो किया। तो जो उस समय लोगों की बातें हो रही थी, जैसे मेरे फादर ने बोला कि जब तक आखिरी दुश्मन को नहीं खदेड़ देना, वापस नहीं आना। Wow. वाह। जो उस समय जो देश में जो फीलिंग थी, वो मतलब वो अलग ही थी, क्योंकि पहली बार वो देख रहे थे कि ऐसा कुछ होता है। और पहली बार उनको पता लग रहा था कि फौज किन परिस्थितियों से गुजर रही है। जब हम दिन में वहाँ पड़े रहते थे, पोंचो ओढ़ के वाइट कलर का, हम बर्फ खेलते थे, बिकॉज हम खुद बर्फ हो जाते थे। ठंड में सर, ठंड गीला कपड़ा आपका। एक्चुअली मेरे को तो याद नहीं कि हमको कभी ठंड लगी, बट वो हम पड़े रहते थे ऐसे, और हम आपस में बातें किया करते थे, क्योंकि वो बात तो आप कर ही सकते हैं। दिन में इतनी गोलीबाजी, सब तरफ गोले फट रहे हैं, वहाँ बात करेंगे दिन में क्या, किसको, कहीं कोई है नहीं आसपास, हिलना नहीं है बस। तो हम बातें करते थे। तो जब इस तरह का टाइम आता था, तो ऑफिसर सब साथ हो जाते थे
अदरवाइज मैं आगे लीड में, फिर वो स्पेसिंग के साथ में बाकी ऑफिसर्स होते थे। तो जब ऑफिसर साथ होते थे तो हम लोग यही बातें करते थे कि अच्छा अगर यहाँ से जिंदा बच गए तो क्या तो सब प्रॉमिस करते थे कि अब मैं नहीं नाम लूंगा लोगों के कि मैं मेरी इससे लड़ाई है, मैं उससे बात करूंगा, मेरा ये इस तरह का कि तो मेरे से प्रॉमिस कराया गया कि आप शादी कर लोगे। तो उस समय मैंने एक झूठ भी बोला था, मैंने किसी को नहीं बताया था कि मेरी एंगेजमेंट हो गई है। ओह सर, और मेरी एंगेजमेंट भी ऐसी हुई थी कि वो टिपिकल राजपूती स्टाइल कि मेरी एब्सेंस में एंगेजमेंट हुई थी। ओके सर। तो वो होता है कि वो पहले तो जमाने में तलवार से शादियां तक हो जाती थी। सर सर तो उसी स्टाइल में मेरे पेरेंट्स गए और आपने नहीं देखा था मैंने नहीं मैं एक बार मिल के आया था, सर? बट जब एंगेजमेंट हुई मेरे को मालूम भी नहीं था। मेरे पेरेंट्स गए, उन्होंने वो जो भी रीति आप कारगिल में थे तब एंगेजमेंट हुई थी? उसके पहले तो मेरी छुपाने की पुरानी आदत है। तो मैंने बताया नहीं बिकॉज मेरे को बड़ा वो लगता था कि यार मतलब इट्स नॉट सोल्जरली, मतलब मैं आई कांट बी वीक सर मैं तो वो लगता था। और मैं शादी केवल इसलिए कर रहा था क्योंकि पेरेंट्स फोर्स कर रहे थे। तो मैं बहुत मना करते करते कैसे करके अब वो किसी तरह से चलो नहीं अब करनी है, उस स्टेज में पहुंच चुका था। तो मैंने ये झूठ बोला था, लेकिन वो प्रॉमिस तो प्रॉमिस है कि भाई अगर जिंदा रह गए तो शादी करेंगे। एक और हमने आपस में प्रॉमिस किया था सबने कि अगर यहाँ पर आगे जाके शांति हुई हम इस जगह पे जरूर आएंगे। तो अगला रेजिंग डे वहां सर? हम ऑलरेडी कर चुके हैं वो वाओ सर, 2 साल पहले। क्या ओह वाओ, उसका ये था कि रावत ने मेरे को मैसेज किया, सर यू रिमेम्बर दैट प्रॉमिस, कारगिल चलना है। मैंने कहा टाइगर डेट बताओ। एंड देन रावत स्क्रैम्बल्ड कि अरे ये यूएस से बोल रहा है। सबको इकट्ठा किया, सबको बोला भाई अप दैट हिल जहां आप लोग लेटे थे? यस। तो मैं यूएस से आया, सब आए, मतलब इट वाज सर आप लोगों की लीग ही अलग सर, कोई शक नहीं। नहीं। एंड दैट इज व्हाट आई सेड कि जो हमारी कामरेडरी उस समय जो बनी थी नाहन में, दैट कंटिन्यूज टू डेट 30 साल। तो वो चीजें होती हैं जो कभी आप भूल नहीं सकते हैं। वो वाली टीम, वो वाले लोग, वो स्पिरिट, और इसमें कोई प्रिटेंशंस नहीं है। हम जब मिलते हैं हम वैसे ही मिलते हैं, वैसे ही बेवकूफ हैं, वैसे ही घटिया वाले जोक्स मारते हैं। बिल्कुल वैसे ही हैं सब। अब वो कोई ब्रिगेडियर है, कोई जनरल है, कोई कहीं है, लेकिन हम सब वैसे ही हैं जब मिलते हैं। तो वो वाला दैट वाज बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था फिर से कि आप जा रहे हैं, आपको मालूम है कि खतरा है और काफी ज्यादा खतरा है। ये सर एक बार दोबारा बताइए, ये सॉरी। जब हम यहाँ से जा रहे थे, हम तो ये 40-45 की हमारी नफरी थी, ठीक है। तो यही चलता रहा। 5वीं रात हम पहुंच गए जहाँ हमने डिसाइड किया था कि इसके बाद में अब हमको अटैक करना है। और जब हम रात को वहाँ पहुँचे, मतलब दिन में हम थोड़ा सा उससे दूर थे, जैसे ही डस्क हुआ हम लोग इंच कर गए। व्हाट डिस्टेंस? मतलब जो एक्चुअल जो उनका पहला बंकर था सर उससे रहा होगा 50-60 मीटर दूर। 50-60 मीटर स्विमिंग पूल होता है सर 50 मीटर्स का। हम वहाँ पहुँच गए, मतलब रिलेशन के लिए मैं व्यूअर्स को, हाँ। लेकिन कोई ऐसा था नहीं कि हमको कोई खतरा लग रहा हो या दुश्मन को कोई अंदाजा हो। हमको इसलिए खतरा नहीं लग रहा था बिकॉज हमें मालूम नहीं था। पता नहीं था। दुश्मन को इसलिए नहीं लग रहा था, उनको भी नहीं पता था। नहीं, उससे ज्यादा जरूरी बात यह है, जो स्टीप क्लाइंब हमने किया था कोई सोच नहीं सकता था कि उनको उम्मीद नहीं थी कि आप आएंगे कभी यहाँ से।
तो जिस जगह हम फाइनली पहुंचे थे अपनी रोप्स लगा के, वो एरिया था जहां पर वो उनका टॉयलेट एरिया था। तो वो वहां से उतर के यहाँ आते थे, टॉयलेट करके वापस जाते थे। तो हम उस एरिया तक पहुंच गए थे, और उस समय जब हमने पीछे सोनल सर और एक्स्ट्रा सर को मैसेज किया, तो पता लगा गन्स टाइट, Guns tight, no firing. मतलब कोई फायरिंग नहीं होगी। हमने कहा बंधु, हम अब पहुंच चुके हैं। आपने आर्टी फायर मांगा होगा अगर हमने तो आर्टी फायर मांगा था सर। तो इसके पहले ये होता था कि जो चाहे प्रोफिलेक्टिक फायर हो, कैसा भी फायर हो, हमको मिल जाता था बड़े आराम से कि भाई यहाँ करो, वो आ जाता था। तो अभी हम बोल रहे हैं कि हम यहाँ पहुंच गए, एक फायर तो करो भाई, हम अटैक करें उसके पहले। वो बोल रहे हैं फायर नहीं होगा, और हमको किसी ने ये नहीं बताया कि उसी समय सीज फायर डिक्लेयर हो गया। आए। और अब सीज फायर डिक्लेयर हो गया और हम यहाँ बैठे हैं, हमें दुश्मन के नाक के नीचे। अब अच्छी बात ये थी बस कि ना दुश्मन को पता ना हमको पता। ये पहाड़ी के दूसरी तरफ मेरा एक और कोर्समेट सब वहाँ डिप्लॉयड था, सिखलाई वाला। वो यहाँ से देख रहा था, उसको मालूम था पूरा सीज फायर, बिकॉज वो तो नीचे बेस कैंप के पास था। तो उसने देखा, उसने काउंटिंग चालू की जब यहाँ से पाकिस्तानी ट्रूप्स वापस उतर रहे थे, क्योंकि वो तो फिर दिन में भी मूवमेंट चालू हो गया था सीज फायर के बाद, क्योंकि स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स थे नो फायर। उसने देखा इस पोस्ट में देयर वर 200 पाकिस्तानी ट्रूप्स। आप लोग 45 सर। कहानी बदलती नहीं है, वही रहती है। हम सरप्राइज के साथ जा रहे थे। अब वो मालूम नहीं कि ये अच्छा हुआ या बुरा, लेकिन सीज फायर की वजह से जो भी हमारा एक्शन था वो उसी समय खत्म। और उसके बाद में हम जब वापस पहुंचे तो देखा हमारी पोस्ट में हमें छोटा मोटा इधर उधर एमुनेशन वो सब चीज़ें थी, बट नथिंग सब्सटेंशियल, बिकॉज वो सब भाग लिए थे। सब भाग के काफ़ी सारी कब्र मिली, काफ़ी लोग उनके जो मारे गए थे वो उन्होंने वहीं दफना के भाग गए, तो वो अपने साथियों को लेकर भी नहीं गए। तो उस तरह के काफ़ी चीज़ें हमें देखने को मिली, और पता लग रहा था कि जो पाकिस्तानी मीडिया बोल रहा है और जो एक्चुअल रियलिटी है वो काफ़ी अलग है, कि ये तो एक्चुअल ट्रुप्स हैं। 4 NLI के ट्रुप्स थे, 4 नॉर्दर्न लाइन इन्फेंट्री जो पाकिस्तान की, उसके ट्रुप्स वहाँ बैठे हुए थे, क्योंकि उनकी सारी मार्किंग्स दिख रही हैं, उनके बैटरी दिख रही है। सो सब चीज़ें देख के हमने जो भी आइटम्स थे वो कलेक्ट करके वापस हेडक्वार्टर में भेज दिए, लेकिन दिल को तसल्ली नहीं मिली। तसल्ली नहीं मिली कि जिसके लिए आए थे वो, मतलब शायद हम कुछ करते कि दुश्मन को सबक सीखते, लेकिन ठीक है, another day. Sir, after this, again, then you got involved in counter-insurgency, sir? तो उसके बाद में फिर आई थिंक बिकॉज मोमेंटम हमारे साथ था, तो ये जैसे ही सीज फायर हुआ वो रिट्रीट करना चालू किया। तो मतलब हम लोगों ने अपने मोमेंटम के साथ साथ जो पोस्ट हमारे पास पहले नहीं थी वो भी हमने कैप्चर कर ली। तो वही चालू हो गया कि पूरे एरिया में जितना एडवांटेज बना सकते हो बना लो। तो जिस एरिया में सीज फायर है उसको छोड़ के बाकी जगह हमने लेवलिंग चालू कर दी। तो कन्वेंशनल ऑपरेशन में वो चालू हो गया, फिर बाकी काउंटर इंसर्जेंसी में दूसरा चालू हो गया। तो उसके बाद में तो फिर मतलब काफ़ी खुला ऑपरेशंस चालू हुए हमारे। सर, ये कारगिल के बाद आप लोग फिर से इंसर्जेंसी CI ऑप्स में इन्वॉल्व हो गए, एंड शायद उसी में किसी ऑपरेशंस में फिर से आपको इंजरी हुई, जिसका शेखावत सर ने हमको काफ़ी डिटेल में बताया। सर, उसकी रिकवरी किस तरह से आपने करी? मतलब जो अभी हम आपसे बात कर पा रहे हैं तो कोई भी नहीं बता सकता कि आपने 2 बार इस तरह से। देखो अगेन मैं बोलूँगा कि कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप ही
ऑर्गेनाइज हो जाती हैं। अब सर ये मत कहना सर कि सिंपल था या नहीं, सिंपल हो गया सर सर। इट इज ऑल योर ह्यूमिलिटी। सर, कुछ चीज खुद नहीं होती सर, सर, करना पड़ता है। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने इतना कुछ किया है, खुद किया है, एंड यू नो इट, बिल्कुल सर। एंड येट सर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे बिकॉज़ सर आप हर बार वो कि ये सिंपल था वो हो गया तो इफ यू हैव हर्ड सर, एक स्टीव जॉब्स की बहुत अच्छी स्पीच है जिसमें कनेक्टिंग द डॉट्स का ही मेंशंस। अ वेरी सिमिलर थिंग हैपेंड आपके इस इंजरी में भी सर, कि देयर वर सो मेनी डॉट्स और वो एक-एक करके कनेक्ट होता गया। तो आप इस नज़रिए से इसको बताइए सर। इट अपीयर्स लाइक अ स्टाफ कॉलेज का पेपर बट ओके, जब हम इंडक्ट हो रहे थे श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में, तो मेरी ये आदत है कि मैं जनरली अगर किसी एरिया में हूँ, जब आर्मी में था, तो उस एरिया में अगर किसी को मैं जानता हूँ, मैं उससे ज़रूर मिलूँगा। चाहे उसके लिए मेरे को पूरी रात जगना पड़े, कहीं भी ट्रैवल करना पड़े, आस-पास के एरिया में मैं जनरली मिल लेता था। जब मैं श्रीनगर ट्रांजिट कैंप में पहुँचा तो वहाँ पर मैंने देखा कि कौन-कौन हैं जिनको मैं जानता हूँ और किस-किस के बारे में मेरे को मालूम है। मेरे स्कूल के एक टीचर होते थे, वो वहाँ पर सेंट्रल स्कूल के प्रिंसिपल थे, मैं उनसे मिला। एक हमारे आरएमओ थे 17 पैरा में, रेजिमेंटल सर। मेडिकल ऑफिसर। सो मेजर अरिजीत घोष, मैं उनसे जाके मिला हॉस्पिटल में। फिर इसी तरह से मतलब जहाँ भी जो भी कोई जान पहचान वाला होगा मैं ज़रूर उससे मिलूँगा और मेरी कोशिश ये रहती है कि थोड़ा पर्सनल टच आ जाता है अगर आप किसी के साथ में रहें रादर देन स्वैंकी गेस्ट रूम में, बिकॉज़ होता ये है कि ऐसे वाला है तो चलो एक गेस्ट रूम दे दो, लेकिन मैं जनरली गेस्ट रूम में नहीं रहता हूँ। तो जब मैं ट्रांजिट कैंप से चला तो आगे सबसे पहले 28 डे हेडक्वार्टर, तो वहाँ पर जीओसी एक और 17 पैरा ऑफिसर थे, जनरल पाटनकर, उनसे मिला मैं। और जब मैं मिल रहा था तो ऑपरेशनली तो हमको मिलना ही था वैसे भी जीओसी से, तो बाकी सब ब्रीफिंग के अलावा डिस्कशन चला। उन्होंने कहा लंच पे आ जाओ, तो मैं उनके घर लंच पे गया। तो मैम ने मेरे से पूछा कि डर नहीं लगता एसएफ में आ गए हो? तो मैंने कहा मैम हम 3 भाई हैं, पेरेंट्स ने एक भाई देश को दे दिया है, कोई डर नहीं है ना पेरेंट्स को ना मुझे। तो वहाँ से वहाँ उनका जो एडीसी था उस समय कैप्टन शर्मा, वो मेरे साथ में खून एक्सपीडिशन में था, तो वो काफ़ी क्लोज़ था वैसे भी। तो उससे भी काफ़ी डिस्कशन हुआ कि क्या कर रहे हैं हम, कहाँ जा रहे हैं। उसके बाद आगे गए तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर में, जहाँ पर हमारे लिए गेस्ट रूम्स पूरे तैयार थे। मैंने कहा मैं गेस्ट रूम में नहीं रहूँगा, एक इंट ऑफिसर था उसके साथ में मैं बातें करता रहा रात को। और जब सोने का टाइम आया मैंने कहा कि 2 चारपाई हैं क्या कमरे में? उसने कहा हाँ। तो वहीं एक चारपाई पे मैं लेटा, दूसरे पे वो, और हम रात को बातें करते रहे और यही बातें करते रहे कि अच्छा कैसा एरिया है, किस तरह के लोग हैं और किस एरिया में ज़्यादा कंसंट्रेशन है और इंट के हिसाब से क्या सोचते हो? सारी वही बातें जो ऑपरेशंस रिलेटेड हैं। इसी तरह से पूरा ये सीक्वेंस बनता गया, आगे चलते गए। जब हम वापस पहुँचे, जब आगे ऑपरेशनल एरिया में डिप्लॉय हुए, तो जो कंपनी के साथ में थे, वहाँ पे ऑब्वियसली वो उनके तो साथ में ही थे। जिस दिन मेरे को इंजरी हुई, उस दिन जब सबको पता लगा एक-एक करके कि मेरे को इंजरी हुई है, तो वो पूरी चेन को ऑब्वियसली पता लगना था क्योंकि सेम फ्रीक्वेंसी पर रहते हैं और ब्रिगेड, डेव, कोर सब तरफ ये खबर जाती है। जैसे ही जीओसी जनरल पाटनकर को पता लगा, तो उन्होंने कैप्टन शर्मा को बोला, सेंगर इज़ इंजर्ड, देखो किस तरह से इवैक्यूएट कर सकते हैं। उस समय एक ट्रेनिंग चॉपर आया श्रीनगर से और वो कुपवाड़ा के हेलीपैड पे
लैंड करके टेक ऑफ कर रहा था, क्योंकि वो ट्रेनिंग सॉर्टी होती है ऐसी ही, वो श्रीनगर से आए, कुपवाड़ा वापस जा रहे थे। पायलट था देन मेजर मोहित वर्मा। वो मेरे से 2 टर्म सीनियर, वो एसीए थे। सो कैप्टन सुनील शर्मा जो एडीसी थे, तो जब उसको पता लगा कि मेरे को इंजरी हुई है और इवैक्यूएशन प्लान करना है, एकदम से बाहर दौड़ा, देखा हेलीकॉप्टर लैंड किया है, उसने अपना रेड बेरे निकाल के वेव किया, हेलीकॉप्टर वापस लैंड किया, उसने बोला इवैक्यूएशन करना है, मेजर सेंगर इज इंजर्ड। तो उसने बोला ओके। विच एरिया? तो उसने बोला पता नहीं, किसी को नहीं पता था कहाँ है। तो उसने कहा ठीक है, आई विल फिगर आउट। वहां से टेक ऑफ किया, ब्रिगेड हेडक्वार्टर में लैंड किया। ब्रिगेड हेडक्वार्टर में जाके वही इंट ऑफिसर, तो उस इंट ऑफिसर ने कहा कि मेरे को एग्जैक्ट नहीं मालूम, लेकिन रात को हम बात कर रहे थे तो उसने ये एरिया बताया था। उसने कहा कि ठीक है, तुमको मालूम है वो एरिया? उसने कहा हाँ। बोला बैठ जाओ। वो कुर्ते पजामे में इंट ऑफिसर हेलीकॉप्टर में बैठ गया। मेजर मोहित वर्मा वहां से टेक ऑफ करते हैं। इन द मीन टाइम कमांडिंग ऑफिसर अपने कर्नल क्रास्टो, वो नीचे, उनको पता जब लगा तो वो अपनी क्यूआरटी के साथ में वो उस ऑपरेशनल एरिया के आगे, जबकि सीओ को उस एरिया में जाना सही नहीं था। वो एरिया ही ऐसा था इन्फेस्टेड विद मिलिटेंट्स। तो उस समय वहां जाना मतलब बहुत खतरे वाली चीज थी, लेकिन उन्होंने कहा मैं देखता हूँ मैं कितना नजदीक जा सकता हूँ। और वो एरिया, इवन मेजर मोहित वर्मा ने जो फ्लाइट लेके आए वो भी मतलब काइंड ऑफ बॉर्डर लाइन क्लियर नहीं था। अब इनके एचएफ सेट जो सीओ का था, वो और मोहित वर्मा दे स्टार्टेड कोऑर्डिनेटिंग। अभी किसी को नहीं मालूम है कि मैं कहाँ हूँ, लेकिन वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि कौन सा क्लोजेस्ट एरिया है जहाँ पर कि हेलीकॉप्टर लैंड कर सकता है। एक क्लियरिंग में सीओ ने अपना क्यूआरटी लगाया और उस एरिया को सिक्योर किया। वहाँ पर उन्होंने किसी तरह से हेलीकॉप्टर को लैंड करने के लिए मार्किंग्स किए, स्मोक दिया। मेजर मोहित वर्मा वहाँ लैंड हुए। तब तक किसी को भी नहीं मालूम ऊपर क्या हो रहा है, गोलियां चल रही हैं, क्या हो रहा है और कितना दूर है। हमारी टीम की ट्रेनिंग फिर से काम आई। 2 राइफलें, उनसे स्ट्रेचर बना, शर्ट उतार के उसमें लिटाया, इवैक्यूएशन, और मेरे को इवैक्यूएट करके वो नीचे ला रहे थे और कम्युनिकेट करते जा रहे थे कि कितना दूर उनको हेलीकॉप्टर दिख रहा है, कब पहुंचेंगे। पूरा वहां से आके हेलीकॉप्टर तक जब पहुंचे, एंड मैं पूरा कॉन्शियस हूँ, मेरे को पूरा मालूम चल रहा है क्या हो रहा है। एंड आपने बोला था कि मुझे इवैक्यूएट मत करो जब तक मैं इनको खत्म ना करूं। मैं तो ये सोच रहा था कि शायद मैं इनको खत्म करके ही नीचे उतरूंगा, लेकिन लोगों ने सुनी नहीं मेरी। थैंक गॉड, थैंक गॉड नहीं सुनी। जब मैं हेलीकॉप्टर में पहुंचा तो तब तक सीओ और मोहित वर्मा आपस में बातें कर रहे थे, एंड मेजर मोहित वर्मा वाज लाइक अमेजिंग। तो मेजर मोहित वर्मा को लगा कि ये तो जाने वाला है। तो जो रास्ता था श्रीनगर जाने का हेलीकॉप्टर का, वो वैली के थ्रू लंबा रास्ता था, और ये जो डायरेक्ट अगर आते तो छोटा रास्ता था, लेकिन दिस वाज ऑल इन्फेस्टेड और ये नो फ्लाई जोन था। मेजर मोहित वर्मा ने डिसीजन लिया, टाइम नहीं है, ये रास्ता। वो उन्होंने डिसीजन लिया, सीधा श्रीनगर एयरपोर्ट के लिए। पूरे रास्ते पीछे मुड़ के बोलते रहे, सेंगर सोना नहीं, सेंगर सोना नहीं। बिकॉज एक बार अगर कॉन्शियसनेस लूज हो गया, और मेरे को सब पता लग रहा है कौन क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, मैं पूरी तरह कॉन्शियस हूँ, बट मेरे को ये भी मालूम है कि आई एम फेडिंग आउट। लेकिन मेरे को एक बात और मालूम थी कि मेरे को एक मैसेज देना है।
मैं पूरा कॉन्शियस जब तक वो श्रीनगर में लैंड किया। जैसे ही लैंड किया, वहाँ पर टीम तैयार थी। वो मेरे को लेके स्ट्रेचर में दौड़ने लगे। नर्स बोल रही है आई कांट फाइंड द वेन। उसको आईवी लगानी थी, उसको वेन नहीं मिल रही थी। तो मैंने उसको इशारा किया लेग। इतनी ट्रेनिंग मेरे को भी थी कि जब हाथ में वेन नहीं मिलती है, पैर में लगाई जाती है। दूसरी नर्स दूसरी तरफ से चिल्ला रही है नो पल्स। तो मैंने, जो डॉक्टर था साथ में, मैंने उसको इशारा किया। मैंने कहा कॉल मेजर घोष। मेरे को मैसेज देना था टू दैट 17 पैरा आरएमओ जो कि वहाँ श्रीनगर में पोस्टेड थे। मैंने कहा कॉल मेजर घोष। वो मेजर घोष पहुँचे जब तक कि मेरे को ओटी ले जाया गया। वो मेरे को तैयार करे थे ऑपरेशन के लिए। तो मेजर घोष पहुँचे एंड मैंने कहा माय फादर इज़ अ हार्ट पेशेंट। यहाँ से टेलीग्राम जाता है डेंजरसली इल और सीरियसली इल। कोई टेलीग्राम नहीं आना चाहिए। कोई टेलीग्राम नहीं गया। उसके बाद 1 महीने तक जब मैं बेस हॉस्पिटल में था और उसके बाद जब मेरे को दिल्ली शिफ्ट किया, तब तक किसी को नहीं मालूम था मेरे को इंजरी है। ना घर में मेरी तरफ, ना मेरे फियांसी की तरफ, किसी को नहीं मालूम था। लेकिन यूनिट में तो मालूम। तो किसी यूनिट के ऑफिसर्स के डिस्कशन में 1 पैरा को पता लगा। 1 पैरा के एक ऑफिसर का भाई मेरी फियांसी की फैमिली के एक फाउंडेशन में काम करता था, तो उसने बता दिया। तो मेरे फादर इन लॉ ने मेरे फादर को कॉल किया कि कुछ हुआ है क्या? बट मेरे फादर बोलते हैं नहीं। और मैं जनरली घर कॉल नहीं करता ऑपरेशनल एरिया से। लेकिन जब से मैं हॉस्पिटल पहुंचा, मैं डेली कॉल करता था हॉस्पिटल के फ़ोन से। क्योंकि मेरे को ये कवर करके रखना था कि मेरे को चोट लगी है। तो वो बोल रहे कि उसको चोट लगी, बोलते नहीं वो तो रोज हमसे बात करता है। उनको शक तो हुआ कि ये रोज क्यों बात कर रहा है, बट उन्होंने कहा नहीं ठीक ही होगा। जब ये इंसिडेंट हुआ, फिर फाइनली मैं दिल्ली बेस हॉस्पिटल में था, वहाँ 6 पैरा वहीं थी। तो उस समय कर्नल तिवारी मेरे स्कूल के वो कमांडिंग ऑफिसर थे। तो मैंने उनको बोला कि भाई अभी मैं थोड़ा ठीक हूँ, अब पेरेंट्स को बताया जा सकता। अच्छा, तब अभी तक पता लगा नहीं था सर? 1.5 महीना हो गया था, किसी को पता नहीं था। आपको कितनी गोलियां लगी थी? 3? हाँ, इसमें ज़्यादा लगी थी। और इसमें हिप जॉइंट, राइट थाई, स्टमक और चेस्ट में। तो चेस्ट में एक ग्रेनेड था। तो मतलब काफ़ी कुछ अस्थि पंजर हिले हुए थे। तो जब मैंने जनरल वो कर्नल तिवारी को बताया, तो उन्होंने इमीडिएटली घर किसी को भेजा, फ़ोन नहीं किया, घर किसी को भेजा। पेरेंट्स को साथ लेके आए कि उनको कोई इस तरह का सदमा वगैरह ना लगे, तो उनको कंडीशन करते हुए फिर लेकर आए। और ये भी था कि क्योंकि मैं रोज़ बात कर रहा था, तो उनको कोई ऐसा डर भी नहीं हुआ। और मैं बहुत, मेरे को लगता है कि मेरे को काफ़ी सपोर्ट मिला आर्मी की तरफ से। जनरल अवस्थी दिल्ली एरिया कमांडर थे, वो मेरे साथ बीजीएस थे जब मैं एडीसी था। तो काफ़ी जान पहचान ऐसी थी। तब आपने फिर सडनली छोड़ने का सोच लिया सर? तो मेरा जो पहला कॉल था आफ्टर माय आईसीयू एडमिशन, आईसीयू में जब मैं गया, होश आया जब मैं बता रहा था मेजर घोष को बताने के बाद, मैं तो बेहोश हो गया था। जैसे ही मैंने मैसेज कन्वे किया, उसके बाद मेरे को कुछ याद नहीं है। जब मेरे को होश आया, तब मैंने देखा आईसीयू में पड़ा हूँ। मैंने नर्स को इशारा किया, मैंने कहा मेरे को फ़ोन दो। यूनिट का फ़ोन लगाया। मैंने सीओ को बोला कर्नल क्रास्टो, मेरे को पहले भी गोली लगी थी, मैं वापस आ गया था,
अभी फिर लगी है, मैं वापस आऊँगा, मेरी टीम किसी को मत देना। Oh my goodness, what a spirit, sir, what a spirit. मेरे को क्या मालूम मेरे को क्या हुआ है। तो मैं तो My goodness, sir. तो उन्होंने कहा ठीक है, एंड ही एक्चुअली डिड नॉट। उस समय पता भी नहीं था, ही न्यू कि इंजरी है सीरियस। शेखू सर ऐसे ही मतलब तैयार रहते थे कि आप हटेंगे तो वो टीम कमांडर बन वो जाएंगे। तो बहुत कोशिश कर रहा था। कई बार सर ऐसे कि तो मैंने उसके बाद फिर जब डॉक्टर्स जब भी आते थे मैं पूछता था मैं कब डिस्चार्ज होऊंगा। मैं ये नहीं पूछता था कि क्या हुआ है क्या नहीं, मैं बोलता था मैं डिस्चार्ज कब होऊंगा। बोलते 1 मंथ। पूरा 1 महीना बेस हॉस्पिटल मेरे को रोज यही बोला जाता था 1 मंथ। जब मेरे को शिफ्ट किया उन्होंने दिल्ली, तो दिल्ली में भी वो 1 मंथ चालू हो गया। एक दिन एक नया इंटर्न, वो जो जूनियर डॉक्टर्स होते हैं ना, वो आया एंड उसने जब वो डॉक्टर्स का राउंड हो रहा था तो वो पीछे था थोड़ा। मैंने उसको बुलाया, मैंने कहा देख मेरे को क्या हुआ है और मेरे को कितना रिकवरी में टाइम लगेगा। उसने देखा, बोलता है यार आई डोंट थिंक यू विल वॉक अगेन। तो मैंने कहा ओके, मेरे को झटका लगा। फिर मैंने फिर वैलिडेट किया वो सीनियर डॉक्टर से। तो उस समय मेरा ये हाल था कि एक पैर में एक यहाँ पर नेल डालते हैं और उसमें फिर स्ट्रिंग्स लगा के सामने वेट डालते हैं। वो इसलिए होता है कि आपका पैर सीधा रहे, तो इसमें मतलब एक नेल हड्डी के थ्रू पास किया जाता है और उसमें स्ट्रिंग लगा के आप वेट टांगते हैं जिससे कि ये पैर मूव ना करे। बिकॉज आपका जो हिप जॉइंट है, अगर उसको स्टेबलाइज करना है, अगर हिप जॉइंट में इंजरी है तो आपको पूरी बॉडी को स्टेबल रखना पड़ेगा। तो मैं केवल एक ही पोजीशन में लेटा रह सकता था, हिल नहीं सकता था। कोई मूवमेंट अलाउड ही नहीं था, बिकॉज हो ही नहीं सकता था मूवमेंट। ये ज़रूरी था कि हिप जॉइंट को ज्वाइन करने के लिए ये अब जब मैंने सीनियर डॉक्टर से पूछा, उसने भी यही बोला कि ही इज राइट। तो उस दिन मेरे को इतना झटका लगा, मैंने कहा दिस इज नॉट राइट। फिर मैंने डिसाइड किया कि अगर मैं व्हील चेयर पे हूँ या बेड में हूँ तो SF इज आउट ऑफ क्वेश्चन। इफ SF इज आउट ऑफ क्वेश्चन तो मैं फौज छोड़ दूंगा। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि अब फौज छोड़ना है। उसके बाद सारे जो एक्शंस थे मेरे वो यही थे कि व्हाट नेक्स्ट, क्योंकि मेरे को कुछ मालूम ही नहीं था। फौज के बाहर कुछ आइडिया ही नहीं था। सैनिक स्कूल का सैनिक स्कूल, फौज फौज फौज, और कोई ऐसा स्किल तो था ही नहीं कि मैं बोलूं कि मैं जाके ये काम कर लूंगा वो कर लूंगा। लेकिन हर जगह पर कोई ना कोई मदद करने वाले आते हैं। मेजर कैरो ने फौज छोड़ी हुई थी, वो आए मिलने, बोलते हैं क्या कर रहा है। तो उस समय मेरे को किसी ने बताया था कि 99-2000 वाला टाइम कि यार ये बहुत IT बहुत चल रहा है और NIIT वॉर वुंडेड को फ्री कोर्स दे रहा है। मैंने कहा ठीक है। तो 2 लोग मेरे को उठाते थे, सेम ऑफिसर जो मेरा आसाम में था वो कार्ड लेके आता था, उसकी कार ऑफिसर जिनको सर ने हेल्प ये किया सर था ने हेल्प की थी। व्हेन ही वाज इंजर्ड द फर्स्ट टाइम। मेरे को कार में डालते थे और हम जाते थे NIIT। वहाँ बैठ के देखते थे कि ये क्या पढ़ा रहा है, कुछ समझ में तो आता नहीं था। अब कोई बैकग्राउंड था नहीं IT में, कोई बेसिक कोर्स कर रहे थे, बट मैंने कहा कुछ तो करना है, कुछ फौज के बाहर करना है। ये नहीं मालूम था क्या करना है, कैसे करना है। एंड आपके इंजरी के बाद कितने दिन हो गए थे सर? ये तो 3-4 महीने हो चुके थे, मतलब इज अराउंड 2000। तो लेकिन आइडिया कुछ नहीं था कि क्या करना है, हाँ बाहर क्या है और क्यों करना है। जब मेजर कैरो आए, उन्होंने बोला यार सुन, IT में जाएगा तो यू विल स्टार्ट एट द बॉटम ऑफ द लैडर। तू मैनेजमेंट सोच, उसमें तू मिडिल मैनेजमेंट में, सीनियर मैनेजमेंट में जाएगा। मैं कहा अच्छा ठीक है, मैनेजमेंट कैसे करते हैं तो उन्होंने बोला कि उसके लिए MBA करना पड़ता है। मैंने कहा ठीक है, MBA कर लूंगा मैं। तो
मैंने पूछा एमबीए कहाँ से करते हैं? बाद में किसी ने बताया कि यहाँ पे एफएमएस करके एक बहुत अच्छा कॉलेज है दिल्ली में। तो मैंने कॉल किया, सेम ऑफिसर विद द कार। तो मैंने कहा यार मेरे को वहाँ जाना है एफएमएस। तो मैंने कहा ठीक है चलते हैं सर। तो मेरे को उठा के कार में रखा, मैं एफएमएस गया, वहाँ पे 2 क्रचेज में डायरेक्टर के ऑफिस में। मैंने कहा सर मेरे को एडमिशन चाहिए। तो बोलते हाँ वी वुड लाइक टू हैव यू, हम तो मतलब वेटरन्स के लिए ये करते हैं वो करते हैं। तो मैं तो वेटरन भी नहीं था, मैं तो सर्विंग सोल्जर था। तो मैंने बोला ठीक है। बोलता है लेकिन एक एग्जाम होता है वो देना होता है बस, और उस एग्जाम की जो भरने की डेट है वो अभी निकली लास्ट वीक। आप अगर पिछले हफ्ते का बैक डेटेड कोई बैंक ड्राफ्ट ले आओ 500 रुपीज का, तो मैं आपकी एप्लीकेशन अभी भर देता हूँ। मैं कही ये तो यार कौन कहाँ से बैक डेटेड ड्राफ्ट आएगा। मैं आ गया वापस दुखी सा, मैं अपने कमरे में पहुंचा। तो फिर किसी ने बताया अरे नहीं एफएमएस नहीं, आईएएम इससे भी अच्छा होता है। तो मतलब इट वाज दैट लेवल ऑफ इग्नोरेंस, कुछ मालूम ही नहीं था दुनिया में क्या होता है। तो अगले दिन अब आईएएम का आईएएम ढूंढे गए। तो पता लगा कि न्यूज़पेपर में उसी समय कैट प्रिपरेशन के बड़े एड्स आ रहे थे, बिकॉज कैट हुआ था और पेपर्स में बहुत सारे एड्स आ रहे थे। मैंने कहा अच्छा ये कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा है। तो एक एड्रेस देखा, फ्री कैट एग्जाम। मैंने कहा अच्छा कुछ तो है, चलो पता नहीं क्या है जाते हैं। तो मैं गया फिर से अपने दोस्त के साथ कि भाई मेरे को वहाँ फ्री कैट एग्जाम देने जाना है। तो वो इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं अपने एडमिशन के लिए, वो बोलते हैं कि हमारे यहाँ आओ, जो अभी कैट हुआ है उसका टेस्ट पेपर है हमारे पास, वो एग्जाम अटेम्प्ट करो तो पता लगेगा कि वेयर डू यू स्टैंड। तो मैं पहुंच गया, अब कुछ पता नहीं क्या करना है। उसने पेपर बांट दिए, हम 4-5 लोग वहाँ बैठे हुए थे, भरने लगे, कुछ कुछ बोले, और मैं बैठ नहीं पाता था उस समय, मेरे को ये प्रॉब्लम थी बहुत, मतलब मेरा बैठने का तो था ही नहीं। तो मतलब वो जितना भी वो हमको सोफा लगा दो कुछ भी लगा दो, बैठ नहीं पाता था। बट कैसे भी करके मैंने वो गोले गोले लगाए। तो जब उसके बाद में वो सेल्फ चेकिंग के लिए आंसर दे देते हैं, सेल्फ चेकिंग वगैरह की, उसने फिर पेपर वापस ले लिए। तो उसने कहा मेजर साहब आपका चांस है। मैंने कहा क्या बोल रहे हैं? तो मेरा स्कोर आया था 43 आउट ऑफ 180। तो इसका मतलब बाकी सब मेरे से भी गधे थे। तो मैंने सोचा मजाक कर रहा है या वो कैरेट तो नहीं देते हैं सर ताकि आप हाँ। एडमिशन ले लो? देखो वो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास पैसे नहीं होंगे, मेजर के पास तो पैसे होंगे ना। तो उसने बोला मेजर साहब आपका चांस है। मैंने कहा यार ये तो अपना स्टूडेंट बना रहा है, ये तो 43 मार्क्स में क्या होगा। मैंने कहा मेरे को पेपर दे दोगे? उसने कहा ठीक है। मैं वो पेपर लेके आ गया, पूरी रात बैठ के उसको करता रहा, इसमें क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये क्या है, गोले गोले लगाता रहा, और कि ये क्या होता है वो क्या होता है, पूरी रात लगा रहा। लकीली एक बंदा वहाँ पे और पेशेंट था, वो आईआईटी वाला था, फौजी, तो टेक्निकल एंट्री। मैंने उससे बोला यार ये हेल्प कर तू। तो वो अगले दिन मेरे साथ बैठा, वो एक एक चीज़ बताने लगा कि ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है। मैंने कहा यार मतलब इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह सब तो ठीक था, मैथ्स में तो कुछ आइडिया ही नहीं था क्या हो रहा है। मैंने कहा ये करना पड़ेगा। तो फिर धीरे धीरे करके कि अच्छा अब मैथ्स करना है तो क्या करना है, अब कब से मैथ्स नहीं की है, वो तो मेरे ख्याल से 1987 के बाद में कभी टच भी नहीं किया। तो उसके बाद कहा कि चलो अब ये करना है तो ढंग से करना है। गए जाके लाल किले, वहाँ पर वो जो पुरानी किताबों की सेल लगती है, वहाँ पर क्रचेस पे जाके
सारी जो सेकेंड हैंड बुक्स होती हैं क्लास 5th 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th सब किताबें खरीद के अपने साथ लेके आए। मैथ्स की सर। सब मैथ्स की किताबें ले ली कि अब पांचवी से चालू करेंगे। एक एक करके सारी किताबें सॉल्व करनी चालू की कि भाई बेसिक्स तो आ जाएं। उसके बाद फिर ये कंटिन्यूस चलता रहा। उससे बड़ा फायदा हुआ कि जब भी कोई दर्द होता था वो मैथ्स करने लगो, दर्द खत्म हो जाता था। तो सारे अपने सॉल्यूशन जो भी नहीं समझ में आता वो आईआईटी वाला तो सॉल्यूशन सब जगह था। फिर थोड़े दिन में और सर्जरी होती रही। वो 1 साल था हॉस्पिटल, पूरे 1 साल। वही होता है ना कि जब टाइम दे रहे हैं तो टाइम दिया मेरे को कि पूरा पढ़ाई तैयारी कर लो, तो मैं तैयारी करता था। तो फिजियोथेरेपी कराने एक नर्सिंग असिस्टेंट आता, उसका बेटा आता था कभी कभी साथ में, तो उसने भी मेरे को मैथ्स पढ़ाया। तो मतलब हर तरह से सब लोग आते थे कि भाई इसको मदद करनी है। और उस समय सब तरह एंड एक्चुअली कारगिल की वजह से काफ़ी फीलिंग ऑफ पेट्रियोटिज्म इतना हाई पे था कि बिना मांगे वो मिनिस्टर्स अपने केक भेज रहे हैं। वो मतलब उस समय वो चलता था। और हम लोग वहाँ पर आते थे, जब ज़्यादा दर्द होता था तो कोई रेकी देने के लिए भी आ जाते थे बाहर से, तो उससे कि आराम मिल जाए। तो काफ़ी उस समय के जो था कि किसी तरह से जब तक ठीक हो रहे हैं क्या कर सकते हैं। एक कंप्यूटर खरीद लिया कि कुछ लेटे लेटे क्या कर सकते हैं, तो लेट के जितनी चीज़ें हो सकती थी सब करने की कोशिश की। और चलता रहा ये 1 साल कंटिन्यूअसली। जब कैट का टाइम आया तब तक मैं आराम से क्रचेस पे चलता था और मैं बैठ सकता था। तो जब मैं आप एक्सरसाइज भी कर रहे थे सर कुछ? वो तो फिजियोथेरेपी हॉस्पिटल ही कराता था, तो पूरा डेली होता था वो तो पूरा फिजियोथेरेपी। और लेकिन क्रचेस पे मैं चलने लगे थे। हाँ, मतलब कि जनरली वो व्हील चेयर में घुमाते थे, बट जब ऐसे कहीं जाना है तो ऑब्वियसली आपको वही ठीक है। तो क्रचेस पे जाके अपना एग्ज़ाम भर दिया। उसके बाद मैंने 17 अलग अलग इंस्टीट्यूट्स के एग्ज़ाम भरे। तो आधे से ज़्यादा तो वो कैट के थ्रू हो जाते थे, बाकी जो नहीं होते थे वो जाके अलग अलग सेंटर्स में वो भी दे दिए। फिर थोड़ी देर में लगने लगा कि हाँ ठीक ठीक ही है, मतलब इतना बुरा हाल भी नहीं है। सिंपल ही है। प्रोफेशन जैसे ही है। फिर धीरे धीरे कॉल्स आने लगे। जब कॉल्स आने लगे उस समय भी मतलब फिर इंटरव्यूज़ भी चालू हो गए। तो इंटरव्यूज़ में तो अलग ही सिनेरियो था, बिकॉज मैं ही अकेला होता था जो 10 साल की नौकरी वाला, बाकी सब तो कॉलेज वाले होते थे। तो अलग ही तरह का माहौल था। लेकिन 2-3 इंटरव्यू दिए IIM वगैरह के, IIM ABC के जब तक हुए, मैंने उसके बाद में इंटरव्यू देना छोड़ दिया। मैंने कहा अब तो ये हो ही जाएगा, और हो गया। तो ABC सब फिर तो तीनों में से? हाँ, तो फिर उसके बाद में कॉल्स आने लगे कि यू आर थ्रू, आ जाओ ये वो। तो मैंने बाकी तो इंटरव्यू भी नहीं दिए। फिर मैंने कहा ठीक है अभी डन। तो आई थिंक दैट वाज गुड। Hats off to you, इट्स sir. नॉट एज इजी जैसे Yes. आप बोल रहे हैं सर। नॉट एवरीबॉडी गेट्स दैट काइंड ऑफ टाइम ना, 1 साल। फिर भी ऐसा सर, नहीं है सर। अच्छा सर एक इम्पोर्टेंट वाला वो छूट गया सर कि मैम का रिस्पांस जब मैम आपसे मिलने आए तब यू आर नॉट इवन मैरिड। नहीं, वो तो वो वही राजपूत घूंघट एंड ऑल दैट। तो नहीं, शी डिडंट कम, बट वो हर ब्रदर, हर सिस्टर, फादर, पूरा कुनबा उठ के आया था। हर मैटरनल अंकल वाज अ डॉक्टर और इज अ डॉक्टर इन AMC। ओह, Okay, sir. उसको तो पूरा पता होगा हाँ, केस। तो वो आए, उन्होंने सीधा जाके केस फाइल देखी। उन्होंने पहले ही बताया जया को कि ही विल नॉट वॉक, ये काफी सीरियस है। तो जया के डैड ने भी पूछा जया से कि भाई शादी करनी है, बिकॉज आई हैड सेड कि नहीं, शी शुड नॉट। बिकॉज जब एंगेजमेंट हुई थी
तब मैं ठीक था, अभी नहीं हूँ, तो शी शुड नॉट। लेकिन शी सेड नो। अगर यही चीज़ मैरिज के बाद होती तो क्या होता? तो उसके बाद फिर चलता रहा। ये प्रोसेस अलग चलता रहा कि वो उसके फादर जो है कि मतलब माय फादर इन लॉ, ही इज़ अ वेरी फेमस person. He was a very famous person himself. Sure. So he is the Tiger Man of India. So Thakur Fateh Singh Rathore, he kind of established uh, the Ranthambore sanctuary. Okay. Sir. Oh. So there's a foundation there in his initiate started by him, and he's got all the awards from World Wildlife and all the conservation. तो ही इज अ रिनाउंड पर्सन। तो वो बोलते हैं कि यार देखो तुमको तो उठा के मतलब, मैंने कहा मैं तो चल भी नहीं सकता हूँ। बोलते हैं कोई बात नहीं, हमारे यहाँ तो शादियाँ ऐसे ही होती हैं, हम उठा के घोड़े पे बिठा दें। So it is that matter of pride which trumps everything, and that is what actually gives that confidence and the kind of fearlessness to this Go ahead and fight. this tribe where they actually get into the battlefield कि ये करना है। तो यही है। उसके बाद जब शादी हो गई तो शादी तो खैर हॉस्पिटल से, जब मेरा आईआईएम में सिलेक्शन हो गया, बाय देन मेरा मेडिकल कैटेगराइजेशन भी वही था कि इनवैलिडेटेड, और मेरे को बोला तो सभी ने, लेकिन मेरे को यह था कि अब स्पेशल फोर्सेस में नहीं हूँ तो मैं फौज में नहीं रहूँगा। तो जनरल सेठ शुरू में तो उन्होंने बोला कि नहीं, यू शुड नॉट लीव, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा बेटा जो अच्छा लगे वो करो दिल को। और जब आईएम में हो गया तो उन्होंने कहा कि बाय ऑल मीन्स अपना मेहनत करो, मेक योर प्लेस। उस समय आई रिमेम्बर डीजीएमटी और एएमएस और ये वाइस चीफ, दिल्ली एरिया कमांडर, सब कहीं ना कहीं से रिलेटेड थे, सब आके मिलते थे, सब आके यही बोलते थे मत छोड़ो। तो मतलब इट फेल्ट नाइस ऑल्सो, बट आई हैड मेड माई माइंड कि नहीं देखो, जब Not only made your mind, sir, you made a place for Yes. yourself. वहीं पे सर IIM क्रैक करके तो इट वाज गुड। और कोई आइडिया तो था नहीं आईएम में क्या होना है। तो जैसे फौज में होता है, कहीं पोस्टिंग जाते हैं तो आप स्टेशन कमांडर को चिट्ठी लिखते हो, वैसे मैंने चिट्ठी लिख दिया आईएम को। मैं चिट्ठी लिखी टू द डायरेक्टर, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो रहा हूँ, मैं शादी कर रहा हूँ, एंड एक्चुअली देयर वाज 2 days गैप इन बिटवीन ऑल दिस, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज, शादी और आईएम पहुंचना, 2-2 दिन का गैप। तो मैंने कहा मैं वहाँ आ रहा हूँ, मेरे लिए फैमिली अकोमोडेशन दे दे। My goodness. Did they show that letter कभी बाद में सर कोर्स को? डिस्कस दैट लेटर विद द होल, उनकी एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होती है, दे नॉट ओनली डिस्कस्ड इट देयर, they made an exception for me. Really, sir? Wow. They actually gave me a family accommodation. Wow. You're powerful sir. आप कुछ बोलते हो तो मैनिफेस्ट हो जाता है वो एकदम। देखो, the thing is ignorance has lot of powers. So I want to be ignorant of lot of things. This was one of those. So they actually gave me an accommodation which they give to the PhD students who are married. So I had a family accommodation where I and Jaya, we went there right from day one. In the history of IIM, कभी उन्होंने किसी को फैमिली अकोमोडेशन नहीं दिया जो MBA करने आता है, लेकिन ये एक एक्सेप्शन था। उन्होंने कहा आपके लिए नहीं तो एक्सेप्शन किसके लिए करेंगे सर? बट दे वर वेरी सपोर्टिव। वहाँ पर सीढ़ियों पे मेरे को दिक्कत होती थी, तो एक रैंप तो पहले से ही था उनके पास, तो
क्लास के अंदर भी सीढ़ियाँ होती हैं, तो एज एन एक्सेप्शन उन्होंने मेरी सीट जहाँ एंट्री के साथ में ही रखी थी कि मेरे को चढ़ना ना पड़े। तो मैं आता रैंप से था और फिर वहीं बैठ जाता था, तो मेरे को चढ़ना नहीं पड़ता था, जबकि सबकी सीट चेंज होती रहती थी हर 1-2 महीने में, मेरी सीट वहीं रहती थी। तो उससे काफ़ी फ़ायदा भी हुआ कि चलो मतलब छोटी-मोटी जो इनकन्वीनियंसेस होते हैं, तो सो हाउ डिड यू गेट बैक इनटू रनिंग और आपका सर hatha योगा और मेडिटेशन स्पिरिचुअलिटी इनका भी बड़ा मेजर रोल है एज आई अंडरस्टैंड सर आपके लाइफ में? तो अब मेरे को मालूम नहीं था कि ये एकेडमिक्स में मैं कुछ कर पाऊँगा, हो गया। तो मैंने कहा अब ये हो गया तो अब फिज़िकली भी करते हैं। तो मैं फिज़िकली भी अपना रिसर्च करता रहा कहाँ क्या हो सकता है एंड वही होता है कि थिंग्स जस्ट फॉल इन प्लेस। तो मैं जापान गया, वहाँ पर इंटर्नशिप कर रहा था लीमैन ब्रदर्स के साथ। तो वहाँ पर जो हमारी एचआर हेड थी, वो बोली कि यार कचस पे वहाँ तक सर? हाँ, तो बट जापान का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था कि वहाँ पर अगर मैं जा रहा हूँ क्रचेस पे और टोक्यो सिटी में हेवी ट्रैफिक, सब जगह देंगे पहली बात। दूसरी बात जापानीज़ आती है लोगों को, इंग्लिश नहीं आती। अब मैं अगर ऑफ़िस जा रहा हूँ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाता हूँ, फिर वहाँ से थोड़ा वॉक करके ऑफ़िस की बिल्डिंग है। तो मतलब इट वाज़ बैंग इन द सेंटर, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत वॉक करना होता है। शुरू में मालूम नहीं था कहाँ जाना है। किसी को एड्रेस दिखाओ, अपोज़िट साइड से आ रहा है एंड एवरीबॉडी रनिंग सुबह के टाइम। किसी को एड्रेस दिखाओ कि ये, बिकॉज़ वो उनको इंग्लिश तो आती नहीं, तो जापानीज़ में वो कार्ड रखा था एड्रेस का, उनको दिखाओ। दे आर सो पोलाइट, वो एड्रेस देख के टिपिकल क्या होगा कि वो बता देंगे यहाँ जाना है। वो एक्कम्पनी करते थे अपोज़िट डायरेक्शन में और छोड़ के आते। एक बार हुआ तो मैंने सोचा शायद ये आदमी पोलाइट है। मैं ऐसे ही ट्राई करने के लिए दूसरी बार पूछा, तीसरी बार, एवरी सिंगल टाइम मेरे को छोड़ कर आए। It shows the culture, sir. अमेजिंग कल्चर, वो क्रचेस पे देखा हमेशा साथ, तो वेरी गुड एक्सपीरियंस देयर। एचआर हेड ने देखा कि मैं क्रचेस पे हूँ। एक बार सारे बाकी इंटर्न्स कहीं-कहीं गए थे, मैं नहीं गया। उन्होंने बोला क्या हुआ? मैंने कहा आज थोड़ा दर्द था। शी टुक मी टू वन प्लेस। वही है, अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं। उसने कहा कि ये ही इज़ एन एमडी फ्रॉम यूएस और वो जापान में जाके सेटल हुआ है। वो इंटीग्रेट किया था उसने एक्यूपंक्चर प्लस नॉर्मल मेडिसिन। उसने लगाया पूरा उसकी नीडल्स 50-60 नीडल लगाई और उसने बोला कि आपके यहाँ सेंसेशन है, यहाँ नहीं है। मैंने कहा हाँ। वहाँ जापान में ये काफ़ी अच्छा रहा कि ये एक्यूपंक्चर वाला ट्रीटमेंट मेरा 2 महीने बड़ा अच्छा रहा। कुछ एरिया में मेरी सेंसेशन भी आ गई, थोड़ा पेन रिलीफ भी हुआ, थोड़ा-सा और मूवमेंट भी बढ़ा पैर का। तो वही है, धीरे-धीरे अपने आप ही चीज़ें आ जाती हैं when you are trying to do something. And then actually Jaya introduced me to hot yoga. तो she started doing this and एक बार, but she said कि ये बहुत ज़्यादा टफ है, इसको आपको नहीं करना चाहिए क्योंकि वो और तकलीफ हो जाएगी। बहुत टफ है, लेकिन आप ये ऐसा है वैसा है। तो मैं सुनता रहा उसको, फिर मैंने कहा अच्छा टफ है फिर तो फिर तो यही करना है। अब तो यही करूँगा। इसको सिंपल बनाना है अभी। हाँ। तो 90 मिनट्स का 26 पोजेस और हर पोज को 2 बार और बड़ा सेट रूटीन है उसका, एग्जैक्ट सेम इन 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो रूम गर्म होता है, उसमें आप करिए। ये मैंने चालू किया जब, एंड ऑब्वियसली पहली बार तो जया को झटका लगा क्योंकि मैं ऐसे पोज कर रहा था, मैं उसको योगा स्टूडियो छोड़ने जा रहा हूँ और मैं खुद भी अंदर घुस गया। तो ये 90 मिनट्स के बाद में यू रियली फील रिजुविनेटेड। तो ये इसमें फ़ायदा ये हुआ कि बिकॉज़ गर्म होता है तो सारे जॉइंट्स वो अपने आप ही सपल हो जाते हैं। तो ये इतने सारे तो जॉइंट टूटे-टाटे हैं, तो वो थोड़ा फ़ायदा हो गया कि गर्मी है
थोड़े जॉइंट्स अपने आप मूव करते हैं, पसीना पसीना, और केवल शॉर्ट स्विमिंग ट्रंक में किया जाता है। तो आप पूरी तरह से पसीना पसीना हो जाते हैं, और जब तक खत्म होता है तो मतलब यू रियली फील कि हाँ कुछ किया है। For 90 minutes वैसे 90 minutes every single day 90, so you can do it anywhere, क्योंकि पहले तो ये पेटेंटेड भी था और कर नहीं सकते थे। देन it started by an Indian, Bikram Yoga, in the US. He lost the case, तो अब तो इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, यूट्यूब पे भी है, अब तो सब घर में करो। बहुत इंस्ट्रक्टर्स भी होंगे। लेकिन ये एक ऐसी चीज थी जिससे कि मेरे को लगा कि मैक्सिमम मेरे को जो बेनिफिट हुआ है ये इसी से हुआ है। बिकॉज कहते हैं कि स्विमिंग से आपको बॉडी को सबसे ज्यादा एवरी पार्ट गेट्स एक्सरसाइज्ड। दिस योगा एक्सरसाइजेस इवन मोर ऑफ योर बॉडी पार्ट्स, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज होती है। तो इट हैज बीन डिजाइन्ड दैट वे कि आपकी पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो, और इसका ये है कि आपको जितना करना है आप उतना करो। अगर आपसे ये नहीं होता है तो उतना ही स्ट्रेच करो, ये नहीं होता उतना ही पुश करो। लेकिन वही होता है कि आप यू आर कंपीटिंग विद योरसेल्फ, जो कि मैं लाइक करता हूँ कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ कि कल यहाँ तक किया था, अब यहाँ तक करूँगा। तो उससे काफ़ी इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट अपने आप ही हम रिकवर कर सकते हैं। तो मेरे लिए तो ये सबसे ज़्यादा beneficial. So when did you start walking, sir, without support? 2013। और सीधा आप दौड़ने के लिए आ गए थे हमारे पास बीपीटी सीधा सर, तभी आप चलना शुरू किया था अपने? सर यूनिट में आए थे और ही रैन द एंटायर बीपीटी। तो उस समय शेखावत वाज कमांडिंग, तो बोला सर आपका कैसा चल रहा है? मैंने कहा मैं अब चलने लगा हूँ। बोलता सर आप दौड़ते हो? मैंने कहा बोलो आ जाएंगे दौड़ने। उसने बोला ठीक है सर, मैं बीपीटी ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, आ जाओ। I was there. Yes, sir. I happened to be there, sir. I was lucky. तो आई रिमेम्बर उस समय हमने कितने घंटे बात की थी? 7:30 से 12:30। बट तब एक लिमिटेड क्राउड के लिए था सर। बट आज का डिस्कशन आई वुड एक्चुअली वांट लॉट ऑफ पीपल टू सी एंड गेट इंस्पायर्ड, जैसे कि मैं उस दिन हुआ था सर। हमने जब ये चैनल शुरू किया ना सर, आई सीरियसली वांटेड, मेरे दिमाग में है कि आप जैसे इतने बड़े बड़े गुरु हैं सर, वो हमें पता नहीं क्या क्या सोचते हैं लोग। रियली वांटेड आप लोगों के स्टोरीज को टू शो द वर्ल्ड सर कि दिस इज व्हाट, मतलब जैसे कि सॉरी मुझे नहीं बोलना चाहिए ज़्यादा, पर जैसे कि वो हनुमंत और इन्होंने बोला था सर कि चूहे जैसे लोग भी आजकल कमांडो बनने आ गए एंड नहीं, बट ये जो फौज वाला है दिस कंटिन्यूज इन द कॉर्पोरेट। सर इतना कुछ आपने स्पेशल फोर्सेस में सीखा, फिर आप अहमदाबाद गए, कॉर्पोरेट में आपने चेंज किया, तो जो अपना एसएफ वाला माइंडसेट था सर, उसको कॉर्पोरेट में कैसे यूज किया सर? उसका क्या फायदा हुआ? जब मेरे को पहले दिन पता लगा कि मैं चल नहीं सकता हूँ तो काफ़ी दुखी हुआ, और जब मैंने कोशिश की कि बाहर कुछ करना है तो मेरे को लगा मेरे में तो कोई स्किल है ही नहीं, था भी नहीं। तो एक चीज़ जो मैंने उस समय रियलाइज़ नहीं की, फौज एक बहुत बड़ा स्किल सिखाती है हमको, एक बहुत बड़ा स्किल सिखाती है और एक बहुत बड़ा ट्रेट हमको देती है। वो स्किल है लर्निंग हाउ टू लर्न, और वो ट्रेट है परसिवरेंस। तो किस तरह से आप नई चीज़ें सीख सकते हैं, ये केवल फौज ही सिखाती है। आप हर 2 साल में आपकी पोस्टिंग होगी, आप नए रोल में होंगे, नई जगह पर होंगे, आपको फिर सीखना है। आपको परसिवरेंस तो गोज़ विदाउट सेइंग कि आपको जब तक आप परसिवर नहीं कर सकते हैं तो फौज में तो आपका एग्जिस्टेंस मुश्किल है। तो ये 2 चीज़ें मेरे को उस समय नहीं मालूम था कि इतनी ज़्यादा इनग्रेन्ड होती हैं हर फौजी में कि आगे जाके काम आएंगी। और वही होता है, एक छोटा-सा, और उसके अलावा छोटी-छोटी और चीज़ें होती हैं कि हम ओथ लेते हैं कमीशन के टाइम पर कि द ऑनर वेलफेयर ऑफ द कंट्री कम्स फर्स्ट ऑलवेज एंड एवरी टाइम, द वेलफेयर ऑफ माय men comes next always and every time, and
my own comfort comes last always and every time. तो वही चीज़ इतनी अच्छी तरह से इनग्रेन्ड होती है, सिचुएशंस अलग-अलग होती हैं। एक बार मेरे को जब सिंगापुर से मेरे को माइक्रोसॉफ्ट ने एक सेंटर को लीड करने के लिए चेन्नई भेजा, तो उस समय जब अनाउंसमेंट हुआ, मेरा वहाँ फिज़िकली प्रेज़ेंट होना ज़रूरी था और अनाउंसमेंट यूएस की लीडरशिप टीम करती है कि ये आपके नए लीडर हैं। मैं वहाँ पहुँचा, 2 अलग-अलग सेंटर्स थे, 2 अलग-अलग डायरेक्टर्स थे, उन दोनों को मिला के वो मेरे को दिया गया कि आप लीड करोगे। तो काफ़ी मतलब उस सेंटर में काफ़ी परेशानियाँ थीं, काफ़ी ऐसा था कि परफॉर्मेंस इश्यूज़ थे और लोग भी थोड़ा ऐसा था, वन ऑफ द डायरेक्टर्स हैड डाइड ऑफ हार्ट अटैक, तो काफ़ी प्रेशर भी था और नया टूल आया था, वो भी काम नहीं कर रहा, काफ़ी इस तरह की चीज़ें थी और ये पूरी की पूरी टीम नोकिया से आई थी। तो उनका इंटीग्रेशन माइक्रोसॉफ्ट से वो भी एक बड़ा चैलेंज, काफ़ी एक नहीं काफ़ी चैलेंजेस थे। तो जब मेरे को वहाँ भेजा गया तो दे सेंट यू सिंगापुर से यहाँ पे ये सेट करने के लिए सर? ये इस सेंटर को लीड करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी। तो एक डायरेक्टर ही पास्ड अवे ड्यू टू स्ट्रेस एंड दूसरे डायरेक्टर को मतलब ही लेफ्ट। तो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को इंटीग्रेट करना और परफॉर्मेंस करना, ये मैं सोच के आया था कि क्या-क्या करना है। पहले दिन अनाउंसमेंट हुआ, वापस गया होटल, बारिश होने लगी। फिर अगले दिन न्यूज़ में आया कि फ्लड वार्निंग है। तो अगले दिन तो ऑफ़िस में अनाउंसमेंट हो गया, कोई ऑफ़िस नहीं आएगा। तीसरे दिन तो इतना ज़्यादा बारिश हो गई कि सब जगह पानी भरने लगा। मैं होटल में बैठा हुआ। तीसरे दिन मेरे को लगा कि ये तो कुछ गड़बड़ है एंड बिकॉज़ ये तीसरा दिन हो गया और सब लोग अपने-अपने घर में हैं, तो मैंने कहा अब तो कुछ करना पड़ेगा। वही फ़ौज का सोचना कि क्या करना चाहिए। तो मैंने उस समय इंडिया में वॉइप कॉल्स नहीं होते थे, मतलब आप जो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स है, उससे आप किसी फ़ोन को कॉल नहीं कर सकते थे। इंडिया में अलाउड नहीं था। लेकिन मैं सिंगापुर से आया था, मेरे पास सिंगापुर का सेटअप था, मैं अभी भी सिंगापुर एम्प्लॉयी था। सिंगापुर वाले नंबर से कॉल कर सकते थे। तो मैंने सबको घर में सबके मोबाइल नंबर थे एम्प्लॉइज़ के, उनको कॉल करना चालू किया। उनकी लोकेशन लेके कि कहाँ पर हैं, मैं प्लॉट करने लगा 200 लोग कौन कहाँ हैं। तो पता लगा कि ज़्यादातर लोग यंग काइंड ऑफ टीम वो ऑफ़िस के आस-पास रह रहे थे और वो ऑफ़िस खुद ही लो लाइंग एरिया में था। तो वहाँ पर पानी भर रहा था। तो मैंने कहा अभी तो, क्योंकि बाकी फ़ोन्स धीरे-धीरे ऑफ होने लगे थे। हमारा होटल का तो पूरा सेल फ़ोन काम करना बंद कर चुका था, क्योंकि वहाँ का जो टावर था वो चला गया था। मैंने कहा अगर मैं फ़ौज में होता मैं क्या करता? मैंने कहा मैं आगे से लीड करता। तो अब यहाँ पर आगे से लीड कैसे करें? तो मैंने होटल वालों से कहा कि भई आपके पास कौन-सी सबसे बड़ी गाड़ी है? वो कहाँ है? तो उन्होंने सबसे बड़ी गाड़ी मेरे को दे दी। मैंने उनको बोला मेरे ऑफ़िस जाना है मेरे को। तो उन्होंने कहा कि वहाँ तक तो नहीं जा सकते, लेकिन जहाँ तक जा सकते हैं छोड़ देंगे। उन्होंने छोड़ दिया मेरे को। मैं अपना लैपटॉप लेके सर पे रख के पानी से ऑफ़िस पहुँच गया। ऑफ़िस ऊपर काफ़ी हाई फ्लोर पे था और मैं ऑफ़िस पहुँचा, वहाँ से फिर मैंने लोगों को कलेक्ट करना चालू किया कि ऑफ़िस आ जाओ। सब जो यंगस्टर थे सबको ऑफ़िस में बुला के, बिकॉज़ उनके घर में तो वैसे ही फ्लडिंग हो रखी है। हमारा ऑफ़िस हाइट पे है और वहाँ पर खाना भी है, डीज़ल भी है और वहाँ पर इंटरनेट भी है। तो मैंने कहा सबको यहीं बुलाओ, सबको बुला लिया, पार्टी टाइम। और मैंने सोचा आप काम करवाओगे। सो व्हाट डू यू थिंक? आई हैव जज्ड यू करेक्टली सर। जब आप 24 घंटे वहाँ पर हैं, तो काम ही कर लो। तो काम ही कर लो। नहीं, सही बात। उस समय पूरे चेन्नई में कोई ऑफ़िस काम नहीं कर रहा था, केवल एक ऑफ़िस काम कर रहा था। और वो सारे लोग जो ऑफ़िस में थे, वो सेफ थे।
उनके पास खाना था, उनके पास इंटरनेट था, बिजली, सब कुछ था। हम लोग वहीं सो रहे थे, हम वहीं से काम कर रहे थे, वहीं से अपने यूएस टीम से कम्युनिकेट कर रहे थे। और इस जैसे ही ये इंसिडेंट हुआ उसके बाद में, क्योंकि ये बिल्कुल नया टीम था, कम्युनिटी सर नया टीम, एक साथ रहे हुए हैं। एक साथ रहे हैं और डिफिकल्ट टाइम्स, तो मैं तो इसको भी एक गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी बोलता हूँ कि उसके बाद में वो दैट सेंटर नेवर लुक बैक। उनका परफॉर्मेंस एकदम से ऊपर गया। 2 अलग-अलग सेंटर्स थे, आपस में बातचीत ज़्यादा नहीं होती थी, उनका इंटीग्रेशन इतना अच्छा हो गया। उसके बाद में देयर वाज़ नो लुकिंग बैक, परफॉर्मेंस तो कोई वो प्रॉब्लम ही नहीं। सारे जो ईवीपीज़ एंड सीवीपीज़ जो सिएटल से थे, दे स्टार्टेड विजिटिंग बिकॉज़ उनको पता लगा कि ऐसा भी कोई ऑफिस है। वो आने लगे, देखने लगे कि कैसी टीम है, क्या है। सो इट वाज़ अमेजिंग एक्सपीरियंस एंड आई एट्रीब्यूट ऑल दिस कि ये फ़ौज की ट्रेनिंग है। फ़ौज ने जो सिखाया, हमने तो बस उसी मॉडल को लेके यहाँ इम्प्लीमेंट कर दिया कि भई लीडर को क्या करना चाहिए, आगे से बढ़ के काम करना चाहिए। लीडर को क्या करना चाहिए, अपनी टीम का ख्याल रखना चाहिए। लीडर को क्या करना चाहिए, जो काम के लिए हम वहाँ पर हैं वो करना चाहिए। सारी चीज़ें हो गई। तो सारी चीज़ें मैं कहता हूँ कि फ़ौज वाली आप किसी भी सिचुएशन में कॉर्पोरेट में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अमेजिंग सर, अमेजिंग, स्ट्रेट आउट ऑफ द बुक सर, एकदम। सर थैंक यू सो मच सर, वी रियली लव द इंटरेक्शन आपके साथ सर। पहले भी सर आपके साथ बैठा था तो आई रिमेंबर एवरीथिंग दैट यू हैड सेड, और अभी वाला तो इट इज ऑन रिकॉर्ड एंड आई एम श्योर दिस इज गोइंग टू चेंज लॉट ऑफ लाइव्स एंड बहुत सारे जिंदगियों को आपकी जिंदगी से सर प्रेरणा तो मिलेगी, एक डायरेक्शन भी मिलेगा सर। And the lesson sir कि beyond a point science fails, I'll always remember that sir, and you are a magician जो कुछ भी कर सकता है। I am just a simple soul. I just keep working. कुछ चीज़ें हो जाती हैं, काफ़ी चीज़ें नहीं भी होती हैं, जो कि पता नहीं लगती हैं, but I keep trying. पहले भी बहुत बार सुना आपके बारे में, कश्यप सर बताते रहते थे, शेखावत सर से मिले तो सर ने आपके बारे में बताया एंड कई सारी जगह फिर मैंने पढ़ा, सर थोड़ा सा सर्च भी किया आपके बारे में गूगल पे। बट मुझे नहीं बताता कि सर कि आप इतने सिंपल हैं कि हर चीज़ आपने जिस तरह से बताया एंड बोला कि सिंपल ही था, जो लोगों के लिए बहुत बहुत मुश्किल होता है सर, अगर प्रोफेशन शुरू कर लें या कैट का एग्ज़ाम करें या कोई भी चीज़। तो थैंक यू सर एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू मॉन्क्स एंड वॉरियर्स। Thank you. Thanks a lot. K and K. Sad.